अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मैच सेनेगल और बेल्जियम का करार दिया जा सकता है। दूसरे सुपरस्टार्स की तरह इंग्लिश कप्तान हैरी केन भी रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आज रात भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। स्पेन का ऑस्ट्रिया, रोनाल्डो की पुर्तगाल का क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड का अल्जीरिया से मुकाबला होगा। कौमी वाइट बॉल टीम के कोच माइक हेसन ने एक्सप्रेस को तफसीली इंटरव्यू दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए चंद रोज बाद पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान होगा। पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन ने हॉलैंड के हरमन क्रोइस को 2 साल के लिए कौमी हॉकी कोचिंग एडवाइजर भी मुकर्रर कर दिया है। और अच्छी बात यह भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा और इस सिलसिले में मुआहदे पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने दस्तखत भी कर दिए हैं। तो टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलीम साहब, आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले अभी जो मैचेस चल रहे हैं फुटबॉल के, स्पेशली अगर हम अमेरिका और बॉस्निया की बात करें, फिर इसके साथ साथ जो बाकी मैचेस खेले गए हैं सेनेगल के हवाले से हम बात करें, आपको क्या कहेंगे सबसे ज़बरदस्त मैच? और फिर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या कहेंगे आप? इंग्लैंड और जो एक दूसरा मैच हुआ जो बेल्जियम जीता, वो दोनों मैच ऐसे थे जिनमें वो टीमें 88 या 87 मिनट तक 2-2 गोल के खसारे में थी। गालबन हारने का उनके बहुत ज़्यादा चांस था, लेकिन इंग्लैंड के लिए मैच चेंज किया हैरी केन ने। इसी तरह बेल्जियम के लिए भी मैच चेंज हुआ। एकदम से उन लोगों ने फिर ऐसे परफॉर्म किया कि आगे आए, वरना एक वक्त तो लग रहा था कि उन दोनों टीमों को बाहर होने का भी ख़तरा हो गया था। तो ये अच्छे मैचेस हुए और ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो हम लोगों ने पहले भी यही डिस्कस किया था कि जिस तरह आगे बढ़ते जाएगा मामला, मैच आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग मैच होते रहेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि जो सीनियर प्लेयर हैं, चाहे वो जिस टीम के भी हों, मेसी हो, एम्बापे हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक आध मैच ही अच्छा गया है, लेकिन खैर फिर भी उन्होंने अपनी थोड़ी छाप छोड़ी है। हैरी केन, उनकी भी परफॉर्मेंस हर मैच में देखें जिस तरह आ रहे हैं। अब जैसे कल उन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से बचाया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको देख के लग रहा है कि ये टीमें आगे जाएंगी। और लेकिन इंग्लैंड के हवाले से जो उनके अपने लोग हैं, जैसे मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था वैन रोनी का, वो भी ये कह रहे थे वो इतने मुतासिर नहीं है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, और उनको ये लग रहा है कि परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी पड़ेगी, नहीं तो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। रही बात अमेरिका जीत तो गया, लेकिन एक इनके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं उनको रेड कार्ड भी दिखाया, उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि ये गलत था, क्योंकि इन मैचों में साथ साथ इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं, काफ़ी तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे रेड कार्ड के हवाले से। कल जो मौजूद थे एक एक्सपर्ट फुटबॉल के, उन्होंने भी ये बात बोली थी बड़ी अच्छी कि टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस बार यही हुआ। इसी वजह से कई बार ऐसा भी हम देख रहे हैं VAR पे गोल जो है वो भी फिर ऑफ साइड करार देते हैं, कभी कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से कोई टीम खुश होती नहीं है। जिसको ख़ास तौर पर नुकसान होता है वो तो ज़ाहिर चीखें चिल्लाएंगी। बहरहाल मैचेस अच्छे हो रहे हैं और अब लोग भी इंजॉय कर रहे हैं मुकाबलों से, और आगे और अच्छे मैचेस सामने आएंगे। सही। जाहिद साहब, सबसे दिलचस्प मैच जो है वो सेनेगल और बेल्जियम का करार दिया जा सकता है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक निस्बतन ऑकवर्ड टाइम कहा जा सकता है, रात को होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेनेगल और बेल्जियम का मैच जिसने नहीं देखा उसने फुटबॉल का बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि 85 मिनट तक सेनेगल डोमिनेट कर रही थी। पहले हाफ में उन्होंने 2 गोल कर दिए थे। एक मौके पे लगता था कि बेल्जियम जो है उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन 85वें मिनट में लुकाकू ने जो गोल किया और फिर 3 मिनट के बाद उनके कैप्टन ने गोल किया, उसने मैच का पलड़ा बराबर कर दिया। फिर इजाफी मिनट हुआ और पेनल्टी जो है शूट आउट पे जो आखिरी गोल हुआ है, वो लगता ये था, उन्होंने एहतजाज भी किया कि पेनल्टी शूट आउट गलत दी गई है, लेकिन आपको पता है हर स्पोर्ट्स ले लें, क्रिकेट ले लें, कोई भी ले लें, प्लेयर तो कभी भी मुतमईन नहीं होते। टेक्नोलॉजी अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ही शानदार मैच था
बहुत ही असाब शिकन मैच था और मेरा ख्याल है देखने के काबिल था। जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बोस्निया और अमेरिका और दूसरे दोनों जो मैचेस थे वो इतने कांटे के नहीं थे जितना ये मैच था। इसी तरह से जैसा आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि आज भी तीनों मैचेस हैं और पूरी दुनिया की नज़रें होंगी रोनाल्डो के मैच पे। मैं समझता हूँ कि पुर्तगाल और क्रोएशिया का जो मैच है वो बहुत ही शानदार और असाब शिकन मैच होगा, देखने वाला होगा। सही, ठीक है। इसी हवाले से हमें प्रोग्राम में एक बार फिर से ज्वाइन किया है नासिर इस्माइल साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कोच हैं पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम के। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले जो मुकाबले हुए हैं हम बात करें अमेरिका का और इसके साथ साथ इंग्लैंड, बेल्जियम, ये प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। इन टीम्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी इनकी कितनी बेहतर है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि ये तमाम मैचेस अब नेल बाइटिंग मैचेस होंगे और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना इन मैचों में, हमेशा याद रखें कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, जो गोल स्कोर करते हैं और एक खास तौर पे गोलकीपर, ये दो लोग जो है ना तमाम पब्लिक की तवज्जो का मरकज होते हैं हर मैच के अंदर। जब अच्छी गोलकीपर सेव करता है, और इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी देखने में आई है कि गोलकीपर जो है उनकी क्वालिटी बहुत शानदार नज़र आई है और उनके जो सेव्स हैं वो बहुत शानदार थे, रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे, उनकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी थी। लेकिन साथ के साथ जो गोल स्कोरिंग के लिए हम कहते हैं, गोल स्कोरिंग जो है वो एक आर्ट है। और आप अगर इंग्लैंड की बात करें तो हैरी केन एक ऐसा इम्पैक्ट है इंग्लैंड का कि जब भी वो ग्राउंड में उतरते हैं और ग्राउंड में होते हैं तो अपॉर्चुनिस्ट है, उनको पता होता है कि मैंने किस वक्त किस जगह पे पहुंचना है। इसी तरीके से अगर आप बेल्जियम की बात करें तो लुकाकू, हालांकि उनकी एज आप देखें 42 से अबव हो चुके हैं, लेकिन वो बेल्जियम का एक ऐसा खिलाड़ी है कि जब भी ग्राउंड में उतरता है, और आप बेल्जियम 2 गोल से हार रही थी और उसके बाद देखें लुकाकू ने जब गोल किया तो उन्होंने कमबैक किया बेल्जियम ने और फिर वापस आई है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट और बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जो मैच था वो, क्योंकि आपको पता है जब होस्ट नेशन का खेल रहा होता है तो उसको क्राउड का बहुत बड़ा फेवर जो है वो उसको खिलाता है। 70-80 हज़ार का क्राउड जो है जब टीम के लिए एक होकर शाउट करता है तो प्लेयरों की जो मोटिवेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये जो तीनों मैचेस थे, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड लास्ट डाइंग मोमेंट्स के अंदर इसके गोल हुए। कॉन्गो ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया और सारा जो भी गेम इस तक चल रहा है ना वो फिजिकल फिटनेस और इंडिविजुअल्स के ऊपर है। तो आगे के मैचेस जो है वो भी बहुत शानदार होते हैं। ये तीनों मैचेस में इंग्लैंड को मैं हैरी केन को जरूर क्रेडिट दूंगा कि उनकी जो क्वालिटी है गोल स्कोरिंग की, ही इज मार्वलस। आप उनकी कंसिस्टेंसी के हवाले से क्या कहेंगे? जो हमें उनकी अगर हम बात करें डिफेंडर्स के लिए वो कितनी मुश्किल थी? देखें, पूरा 4 साल जो है ना वो टीमें तैयारी करती है वर्ल्ड कप की, और उन 4 सालों के अंदर वो हर उस अच्छे प्लेयर की चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं कि जो उसकी क्वालिटीज़ होती है, इंडिविजुअल स्किल्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो प्लेयर कंट्रोल में नहीं आता और वो मार्क नहीं होता तो ये उसकी एक क्वालिटी है कि जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। डेफिनेटली डिफेंडर्स के अंदर भी क्वालिटीज़ होती है और डिफेंडर्स भी ब्लॉक करते हैं, लेकिन एक इतना हाई इंटेंसिटी गेम है, 90 मिनट्स का गेम जो है वो इस वक्त तमाम नए रूल्स के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इतने फास्ट हो चुके हैं कि जिस स्पीड से अटैक होता है उसी स्पीड से डबल स्पीड से काउंटर अटैक होता है। और इतने तेज फुटबॉल के अंदर जिस टीम का फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होता है वो अपनी टीम को सेव कर लीजिए, जिनका जहाँ फिटनेस लेवल, जहाँ टैक्टिकली और खास तौर पर फुटबॉल में फर्स्ट टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ब्राजील का मैच देखा, जो लास्ट मोमेंट में डाइंग मोमेंट से उसने गोल किया प्लेयर ने, उसका फर्स्ट टच इतना शानदार था कि उसने रिसीव करते ही क्विक फिनिश किया, प्लेयर को, जापान के प्लेयरों को संभलने भी नहीं दिया। तो फर्स्ट टच का फुटबॉल में बहुत बड़ा रोल होता है। सही। नासिर साहब ये भी कहिएगा, आज भी जैसे 3 मैचेस खेले जाएंगे, स्पेन का ऑस्ट्रिया से है और पुर्तगाल का क्रोएशिया से, स्विट्ज़रलैंड और अल्जीरिया का, आप समझते हैं जो स्विट्ज़रलैंड और अल्जीरिया का है इसमें कुछ अपसेट हो सकता है? जी देखिए, स्पेन का इस वक्त जो है ना, जिस तरीके से स्पेन खेल रही है और जो उनकी केमिस्ट्री है, मतलब उनका जो फर्स्ट 11 खेल रही है और जो उनकी बेंच है उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब जो प्लेयर फर्स्ट 11 में खेल रहे हैं और जो उसकी सब्स्टिट्यूशन में आता है, मतलब वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि कोच के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ये टीम बनाने के लिए कि फर्स्ट 11 में किसको पुट करूं। और जहाँ इस किस्म की टीमें होती हैं उस किस्म को सामने वाली टीम ओपोनेंट को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली स्पेन जो है वो हॉट फेवरेट है फाइनल के लिए, मैं समझता हूँ। और ऑस्ट्रिया कोई ज़्यादा मुजाहमत नहीं करेगी क्योंकि एम्बापे इस वक्त इतने अच्छे गुड शेप के अंदर है
कि वो किसी भी वक्त जो है वो स्कोर निकालने की सलाहियत रखते हैं और बोट फुटेड जो है वो गोल कर रहे हैं। राइट पे आती है तो भी गोल करते हैं, लेफ्ट पे आती है तो भी गोल करते हैं। तो इस वक्त एम्बापे अनस्टॉपेबल है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे आज। लेकिन एम्बापे फ्रांस की टीम में खेल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो उनकी जानिब से खेल खेला जा रहा है। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्पोर्ट्स वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ, आप आज के जो फुटबॉल के मैचेस हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हम कोई अपसेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, स्पेन ऑस्ट्रेलिया का मैच काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है लोगों को, मुझे भी इंतज़ार है उस मैच का, वो है जो पुर्तगाल का मैच है जिसमें रोनाल्डो एक्शन में दिखाई देंगे। क्रोशिया की टीम मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रोशिया ने 2 मैच जीते हैं, जबकि जो पुर्तगाल की टीम उसको 1 मैच में नाकामी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन तमाम नज़रें चूँकि रोनाल्डो पर होंगी, वही अपनी टीम की कामयाबी में किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज ही जो फुटबॉल के फैंस हैं उनको रोनाल्डो को एक बार फिर एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। वो सब चाहेंगे कि रोनाल्डो अपनी टीम को कामयाबी दिलाएं, क्योंकि 2-3 स्टार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिनमें मेसी है, रोनाल्डो है, एम्बापे है, और जो ख़ासतौर पर रोनाल्डो की बात की जाए उसकी बहुत बड़ी फैंस की तादाद पाकिस्तान में भी मौजूद है। लोग दीवाने इन स्टार के और ये चाहते हैं कि इनकी टीमें आगे क्वालिफाई करें, जाके जो आगे जो वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। और आज के जो मैच यकीनी तौर पर उनके लिए एक मुतवाज़न को समझे जाएंगे कि वो आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दें। और स्पेन ऑस्ट्रेलिया के मैच में मेरे ख्याल में स्पेन की टीम को उसका गलबा ज़्यादा हावी दिखाई देता है, जबकि पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच में दोनों टीमों के दरमियान 50-50 मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी सलीम साहब। माइक हेसन ने इंटरव्यू दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें भी की हैं। सबसे पहले अगर हम उनके इंटरव्यू के हवाले से बात करना चाहें, जो चेंजेस आ रही हैं सबसे पहले, फिर टीम की परफॉर्मेंस रही। हो गई है। सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, सलीम साहब से इस हवाले से जानते हैं। जाहिद साहब, जो माइक हेसन की जानिब से बातें की गई हैं टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, आप उस पर सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, माइक हेसन हमारे वाइट बॉल के कोच हैं और उनका इंटरव्यू किया सलीम खालिद साहब ने डेली एक्सप्रेस के लिए और एक्सप्रेस के लिए। उसमें खरी और काफ़ी लंबी चौड़ी तफसीली, मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद माइक हेसन ने ज़रा खुल के गुफ्तगू की है। तो तकरीबन हर मौजू पे ही सलीम खालिद साहब ने उन पर सवाल किए हैं। अलबत्ता उनकी बहुत सी बातें अगर हमने तो खैर पढ़ी हैं, देखी हैं, तो उनसे कोई इत्तेफाक इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका कहना था जब इन पर सवाल किया गया कि ICC के जो इवेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस दफ़ा जो ICC का इवेंट था उसमें टीम अच्छा खेली। हालांकि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तानी टीम पर थीं और पहली दफ़ा ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत को भी इस दफ़ा जो है हराने में कामयाब हो सकती है और बहुत अच्छा खेलेगी। दूसरे राउंड में ज़रूर पहुंची टीम, लेकिन उन्होंने काफ़ी जो है परेशानी में मुबतला किया अपने फैंस को भी, और परफॉर्मेंस वैसी ही थी जैसे ICC के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानी टीम दिखाती चली आ रही है। और इसलिए बहरहाल एक तफसीली इंटरव्यू आप सलीम साहब से आप पूछ सकती हैं डिटेल में वो क्या कहते हैं। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके मीडिया डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक जमूद आ गया था मीडिया और क्रिकेटर्स और कोचेज़ में। तो जो आमिर मीर की ज़ेर सरबराही मीडिया डिपार्टमेंट है, इसने ये सिलसिला शुरू किया है कि मीडिया के क्रिकेटर्स के साथ भी और ऑफिशियल्स के साथ भी इंटरव्यू हो रहे हैं। और अच्छी बात है, कोई रोक टोक नहीं है कि ये सवाल पूछो ये नहीं करो, वरना पहले तो बंद था। तो माइक हेसन से भी इस तरह से एक तफसीली इंटरव्यू किया, आपने देखा होगा, या अगर नहीं देखा तो मेरे ख्याल कल आ जाएगा एक्सप्रेस न्यूज़ पे, खबरें तो आ गई हैं। तो उन्होंने बातें तो खैर बड़ी की हैं। और मैं अभी जाहिद साहब की बात मिस कर गया, थोड़ा बहुत मैंने सुना ICC इवेंट के बारे में, बिल्कुल वो सही बताया जाहिद साहब ने कि आखिरी जो हुए हैं हमारे 4-1 में ही हम पहले राउंड में पहुंचे हैं, जिसमें माइक उसका क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन अब अगले साल जो होना है वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी जी, और अगले साल जो होना है वो इवेंट भी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वगैरह में होना है, वो भी कोई इतना आसान होगा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो नज़र आई कि शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत ज़्यादा उन्होंने एतमाद का इजहार किया है और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद उनको कंटिन्यू रखा जाएगा एज ए कैप्टन, जितनी उन्होंने तारीफ़ें की। लेकिन इसी तरह एक और बात जो मैंने पकड़ी वो थी सलमान अली आगा के बारे में, कि जो उनकी कैप्टनसी का सवाल हुआ कि र्यूमर्स हैं उनको हटा रहे हैं,
तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में रह के मैंने ये सीखा है कि र्यूमर्स पर कोई बात ना करो। यानी इधर उन्होंने तारीफ नहीं की कि सलमान बहुत अच्छा कप्तान है, उसने ये किया, उसको बरकरार रखेंगे, गलत है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को डॉज दिया, तो यानी कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल और जो यंगस्टर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन बात ये बातें बहुत होती हैं, फील्ड में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है ये असल चीज़ देखने वाली होगी। असल जो अभी तो खैर टेस्ट की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होनी है, उनमें देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कोचेस का रोल होता है लेकिन प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा किरदार है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। हम अगर वैसे देख लें, हम दुनिया का बेहतरीन कोच, जैसे अभी बात हो रही थी हॉकी में आ रहे हैं फॉरेन कोच, आप दुनिया के बेस्ट कोच को हॉकी में ले आए। पाकिस्तान हॉकी टीम, मैं माजरत खाऊं अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आइंदा 10-20 साल में कुछ नहीं कर सकेगी, आगे नहीं जा सकेगी। इसी तरह क्रिकेट में भी है, माइक हेसन हो या जो भी हो, जब तक प्लेयर अच्छे नहीं होंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, मसाइल का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है अगर हम टीम के सक्सेस के ग्राफ की बात करें, टीम की अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करें, आपने जब उनसे इंटरव्यू लिया, कितने ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं और आगे मज़ीद सक्सेस की तरफ जाने के लिए क्या चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं, कितने ज़्यादा वो मुतमईन नज़र आए? हिफ्ज़ा, वो तो बड़े मुतमईन लग रहे थे, लेकिन हिफ्ज़ा मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब इस इंटरव्यू से पहले मैं एक क्वेश्चनर वगैरह तैयार कर रहा था, तो मैंने थोड़ी रिसर्च जब की थी, तो इनकी जो स्टैट्स हैं एज अ कोच वाइट बॉल में, T20 में भी, वनडे में भी, क्योंकि ये वाइट बॉल के कुछ बुरे नहीं हैं, इनके अच्छे नतीजे हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस में क्वेश्चंस उठते हैं। गो के हराया है ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी, लेकिन जैसे कोई आईसीसी का इवेंट होता है, हम उस पर ज़्यादा जज करते हैं, वहाँ जाके टीम हमारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अभी भी इनका इम्तिहान यही होगा, जो बात तो उन्होंने अभी भी कही है कि नहीं हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगस्त में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होगा जिसमें सारे वाइट बॉल प्लेयर्स जो पाकिस्तान के अच्छे हैं आपस में ही उनको खिलाया जाएगा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए। तो बातें तो अभी भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह का कॉम्बिनेशन तैयार होता है। वनडे में हमारी परफॉर्मेंस वैसे कंपैरेटिवली बेहतर रहती भी है, असल तो हमें इशू टेस्ट में आता है और बड़े इवेंट हो। जैसे एक और बात बड़ी खास रही, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इंडिया से आप क्यों हारते रहते हैं, जो बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान टीम इंडिया से खेलती है और हार जाती है, तो इसमें उन्होंने कहा कि जी इंडिया से तो सभी हारते हैं, खाली पाकिस्तान नहीं, सारी टीमें हारती हैं। तो इससे थोड़ा नहीं, अभी तो आयरलैंड जीता, आपने बताना था अगर उन्हें नहीं पता तो। मैंने उनको बोला, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आयरलैंड जीता है, लेकिन 16 सीरीज के बाद इंडिया पहली सीरीज हारा है, उन्होंने खुद ही बोल दिया उससे पहले ही। तो ये एक जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि देखें जब आपको इंडिया को हराना तो है, और इंडिया को पाकिस्तान हराते रहा, ये नहीं कि उस वक्त हराया जब हम लोग 4-5 साल के बच्चे थे। हमने खुद देखा है इंडिया को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी, सरफराज तो उसके कैप्टन थे, कोई पुरानी बात इतनी नहीं है। आप क्यों हार रहे हैं, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आगे फिर आ रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा कोच को भी, प्लेयर्स को भी, और आई होप कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि क्या लगता है अगर हम नेशन की बात करें प्रायोरिटीज की, वो फिटनेस और जो स्किल्स है, इसमें किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? उनकी गुफ्तगू से क्या लगा कि प्लानिंग को लेकर? देखें वो तो फिटनेस की भी बात कर रहे हैं और उन्होंने स्किल्स की भी बात की कि कैंप में हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यंगस्टर्स का भी नाम लिया है 4 प्लेयर्स का कि इनको हमने एज अ पावर हिटर तैयार कर लिया है। शादाब खान का भी इन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छा फिनिशर है, लेकिन बोलने में और करने में ना बहुत फ़र्क है। फिर जब टीम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाती तो कोचेस कहते हैं कि जी हमारा क्या काम है, इसमें प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया, कोच का बहुत काम है, कोच को सिखाना पड़ता है। अब उनको देखें हिकमत अमली तो उन्होंने बड़ी बनाई है, बातें बड़ी करे, परफॉर्म कैसे करते हैं। जैसे मैं देख रहा था वुमेन क्रिकेट में भी वहाब रियाज जो है वो अपना दामन छुड़ा रहे हैं कि जी प्लेयर्स खराब खेली। अरे भाई प्लेयर्स को अच्छा खिलाना तो आपका ही काम था ना, हम लोग भी अपनी राह से हट गए, हमें बात करनी चाहिए थी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे, लेकिन यहाँ आ रहा है कि फलां प्लेयर जो थी उनके हस्बैंड आते रहे मिलने, होटल में पाबंदी नहीं थी। हालांकि मैंने जो रजा राशिद टीम के मैनेजर थे मीडिया डिपार्टमेंट के, वो एज अ मैनेजर गए थे, बड़े मेहनती हैं और अब मैनेजर भी बड़ा अपने आप को कामयाब साबित किया उन्होंने। उनसे पूछा, उन्होंने बताया कुछ ऐसा मसला नहीं था। असल चीज परफॉर्मेंस, वुमेन क्रिकेटर क्यों नहीं परफॉर्म कर रही, हमारी टेस्ट टीम क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही, हम लोग आईसीसी इवेंट में क्यों नहीं अच्छा खेल रहे, ये चीजें हैं। इनको सोच के अभी जैसे अगले साल का वर्ल्ड कप है, माइक हेसन को अगर पीसीबी ने पूरी जिम्मेदारी दी है, जी बिल्कुल प्लानिंग करनी चाहिए कि टीम अच्छा परफॉर्म करे। बेहतर यूसुफ, जैसा कि अभी हमने बात भी सुनी है, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये इस चीज़ को जस्टिफाई करती है? और अगर उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस जस्टिफाई करने के लिए भी नहीं बोला, बट इटसेल्फ ये कहना है कि कोई बात नहीं, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें इंडिया के साथ मैचेस हारने की, तो कोई बात नहीं, सभी हार रहे हैं,
सब हार रहे हैं बट हमने अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना ना, हम क्यों हार रहे हैं। कोई भी तो अभी आयरलैंड ने भी तो आके उनको हरा दिया ना, हमारी तसल्ली काफ़ी है कि कोई बात नहीं, सब हार रहे हैं उससे, इंडिया से तो हम भी हार जाते हैं। देखें, बातें तो सभी अच्छे करते हैं, बड़े बड़े दावा भी करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब फिज़िकली तौर पर अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो फिर सब लोग तनकीद करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो सबका टारगेट होता है वो यही होता है कि सारे पाकिस्तानी टीम को जीतना चाहते हैं। अब ये कैसे इनको कामयाबी दिलवानी है, ये तो सारे कोचेज़ का काम कि उसके हवाले से प्लानिंग करें। जहाँ तक उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी की हैं, अब अल्लाह करे कि फ़िज़िकली तौर पर भी इन चीज़ों को कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो खामियाँ हैं, जो उनमें सलाहियतों की कमी है खिलाड़ियों के दरमियान, जो उनकी टफनेस का इशू है जहनी तौर पर, उनके हवाले से वो कुछ इक़दाम करें। हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें की भी हों और जब तक मैचेस नहीं हों उस वक्त तक हमें इनकी जो बातों की वो सदाकत वो यकीन नहीं कर सकते। तो यकीनी तौर पर अब जो प्री सीज़न का कैंप यहाँ पर लगा हुआ लाहौर में, इसमें भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, ख़ासतौन फिटनेस के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है, स्किल वर्क पर भी तवज्जो दी जा रही है। तो अब चूँकि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप के लिए उससे पहले तैयारियाँ करनी है, सारी चीज़ें देखनी है। वाइट बॉल का इनका टास्क थोड़ा आसान है जब निस्बत तो रेड बॉल टीम के, क्योंकि अभी तो हमें फौरी तौर पर रेड बॉल टीम की तैयारियों पर नज़र है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने अब वेस्ट इंडीज़ जाना, फिर इंग्लैंड के साथ हमारी सीनियर टीम का भी ऐलान होने वाला है। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान की किस्मत क्या करके आगे चल के कैसे परफॉर्म करती है। एग्जैक्टली, बेहतर प्लानिंग के लिए, बेहतर चेंजेस के लिए ये चेंजेस आने चाहिए, इस बात को फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़े मुतमईन नज़र आएंगे तो शायद उतनी अच्छी प्लानिंग ना कर सकें। बहरहाल डिस्कशन को जारी रखते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे एक गेस्ट मौजूद हैं, उनको डिस्कशन में शामिल करते हैं। फॉर्मर कैप्टन हैं और मौजूदा सिलेक्टर हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, डॉक्टर आतिफ बशीर साहब। उनको स्पोर्ट्स वर्ल्ड में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सही। आतिफ साहब, सबसे पहले बात करना चाहेंगे इस वक्त जो हॉकी के हवाले से, जो कि हॉकी फेडरेशन ने हॉलैंड के हरमन क्रोएस को 2 साल के लिए कौमी हॉकी का कोचिंग एडवाइज़र मुकर्रर किया। आपको लगता है, और इसके बाद मज़ीद जो है वो एक्सपर्टीज़ की जो है वो मदद भी ली जाएगी, फ़ॉरेन कोचेज़ की भी, तो आपको क्या लगता है ये जो एक्सपर्टीज़ हैं ये पाकिस्तान हॉकी के लिए कितनी बेहतर साबित होंगी? देखें, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं तो इसकी फेवर में हूँ। असल चीज़ ये है कि हमारे पूरे सिस्टम को एक ही, जिसे कहना चाहिए जैसे हम सिलेबस कहते हैं, उसके ऊपर लाने की ज़रूरत है। तो अभी ये स्टार्टिंग है, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, 1-2 साल के अंदर जाके उसके रिजल्ट आना शुरू होते हैं। तो अभी तो ये है कि अभी आपने सिर्फ एक एडवाइज़र लिया है, आगे आप अभी बाकी मैनेजमेंट के अंदर जिसे कहना चाहिए कि हम कोचिंग और ट्रेनर्स को लेके आएंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा वो हमारे सामने बाद में आएगा, लेकिन वी नीड टू हैव दिस नाउ। सही। ये भी कहिएगा कि अगर हम बात करें प्रो लीग में पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंट स्ट्रगल सबसे बड़ी वजह समझते हैं, फिटनेस है, क्या मसाइल रहे प्रो लीग में जो पाकिस्तानी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस थी? देखिए, प्रो लीग बड़ा लंबा एक टेन्योर था, इसकी 4 लेग्स थी। अगर हम स्टार्टिंग से लें तो हमारी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही चलती रही है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी जगह के ऊपर हमने कोई इम्प्रूव किया है या नीचे आए। प्रो लीग के मुताबिक 2 किस्म के व्यूज थे। कुछ हमारे फॉर्मर्स कह रहे थे, मैं भी इस फेवर में था, कि प्रो लीग के ऊपर भेजना हमारे लिए इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये ज़रूर था कि हम इंटरनेशनल एक्सपोजर में वापस ज़रूर आ रहे थे, लेकिन आपके लिमिटेड प्लेयर्स थे जो उसमें एक्सपोज हो रहे थे। लेकिन जितना अमाउंट हमने उसके ऊपर खर्च किया है, वो अमाउंट अगर हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे खर्च करते तो 1 साल में हम अपने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते थे। आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इकट्ठे हो सकते थे, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत एडवांस। लेकिन बहरहाल वो एक स्टेप था, ले लिया गया। अब उसका एडवांटेज हमें सिर्फ ये मिला है कि हमारे कुछ प्लेयर्स एक्सपोज ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस वहीं पे रही है जो स्टार्टिंग ऑफ द प्रो लीग के फर्स्ट लेग में थी, उससे लेके और आखिर में आके बल्कि हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस और ज़्यादा बुरी ही हुई है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। सही। तो अब हमें आगे सोचना है, हमारे लिए टाइम बहुत थोड़ा है, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा कंसंट्रेट एशियन गेम्स पे करना चाहिए। वर्ल्ड कप हमारे लिए एक स्टेप ये बन सकता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें थोड़ा सा, कि हमें चांस मिला है वर्ल्ड कप के अंदर दोबारा पार्टिसिपेट करने का, तो हम टॉप 8 तक जरूर हैं। और हमें पूल ऐसा मिला है कि हम, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी स्ट्रगल करें, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, इंडिया है, कि आप एटलीस्ट ट्राई जरूर कर सकते हैं कि आप अपने आप को टॉप 8 में लेके आए। एशियन गेम्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल, जैसा आपने उसके बेस के ऊपर हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है। सही, जैसा आपने फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं और वर्ल्ड कप की है, अब आप मायूस हो चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं है हॉकी से। आपको क्या लगता है क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो हमें लाने चाहिए? और सबसे पहला रिफॉर्म्स डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, कोचिंग सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सके, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। देखिए, बात वही है ना कि आपके पास हमेशा जब भी आप चेंज लेके आते हैं तो आप दो उसके ऊपर आते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। अब हमारे इवेंट्स इतने ज्यादा थे कि आपको कुछ स्टेप शॉर्ट टर्म लेने थे, वो लिए गए हैं। उसके अंदर अब आप चेंजेस नहीं कर सकते थे इतनी अब्रप्टली कि हम सीनियर टीम के अंदर कोई चेंजेस कर दें। जूनियर टीम हमने जरूर नहीं बनाई है। अब हमारे पास जो लॉन्ग टर्म में ये है कि हमें सबसे पहले अपना बेस बढ़ाना है। आपके पास अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 ये प्लेयर्स का बेस ज्यादा होना चाहिए, कंपटीशन का माहौल होना चाहिए। आपके पास 200-250 प्लेयर बच्चा नीचे हो जो आपस में कम्पीट कर रहा हो। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे अब ये कोचर स्टेप स्टार्ट हो रहा है कि आपके स्कूल की स्टार्ट होंगी आपस में। उसके बाद अंडर 16 है, अंडर 18 की एक चैंपियनशिप हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर दोबारा आएगी। तो इसके अंदर आपके पास एक बेस एक्सपैंड होगा, आपके पास प्लेयर्स ज्यादा होंगे। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम इन प्लेयर्स को अभी एक साल के अंदर जाके हम ये कहेंगे कि हमने वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है। हमें पहले अपने आप को डोमेस्टिकली काम करना है, हमने अपने घर के अंदर काम करना है कि हमारे पास पहले प्लेयर्स की इतनी स्ट्रेंथ हो, हम उनको कंपटीशन में डालें, फिर हम उनको एक्सपोज करें आहिस्ता आहिस्ता, साल 2 साल के बाद इंटरनेशनली, तब हमें फिर पता चलना शुरू हो कि हम किस प्लेयर को आगे ले सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम हमारे पास 250 प्लेयर्स होने चाहिए नीचे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर कैप्टन हैं और करंट सेलेक्टर भी हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, डॉक्टर आतिफ बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम बात करें जो अभी एक इस वक्त हम बात करें MOU साइन हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जद्दा में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का, जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन है, पाकिस्तान के लिए कितना स्ट्रेटेजिक मूव है? देखिए, ये सऊदी अरब जो है ये क्रिकेट के लिए एक बड़ी मार्केट साबित हो सकती है। आपको कुछ याद होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर ये भी चला थी कि सऊदी अरब बहुत बड़ी क्रिकेट लीग भी करवाना चाह रहा है। तो उससे पहले ये MOU साइन होना मेरे ख्याल में एक अच्छी शुरुआत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनके जो मामला पहले से ज़्यादा बेहतर की तरफ गामजन होंगे। और वहाँ पर चूँकि जद्दा में एक बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें पूरी उनकी हेल्प आउट करेगा हर मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से। उसके साथ साथ जो वहाँ पर उनके कोचेज़ हैं, उनको खिलाड़ी, उनको तैयार करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामनत करेगा। वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस भी हो सकेंगे और फिर उसके बाद अगर कभी ये मूड बना तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी वहाँ पर एक तौर पर कराने में मदद मिलेगी हमें। सही। सलीम साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, हमने हिफ्ज़ा सबसे पहले अप्रैल में ये खबर दी थी। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया है, क्योंकि देखें ज़रूरत हमें पड़ती है कभी कभी कि हम बाहर जाके कोई PSL के भी मैचेस की बात होती है कि कभी कोई मैच इसके बाहर होने चाहिए। तो जब ये तैयार हो जाएगा स्टेडियम तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इतना फासला भी नहीं है, 4 घंटे में यहाँ से पाकिस्तान से जाया जा सकता है। और पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो वो सब मैच देखने भी आएंगे। एक अच्छा माहौल वहाँ पर क्रिकेट का बन सकता है जब भी तैयार हो ये स्टेडियम। और आपको पता है वर्ल्ड कप वगैरह आप देखती होंगी तो सारे स्पॉन्सर्स जो नज़र आते हैं उनमें सऊदी कंपनीज भी हैं। मेरे ख्याल है आरामको जो वहाँ की कंपनी है उसके भी होते हैं ऐड। तो यूसुफ साहब सही फरमा रहे हैं कि मार्केट बड़ी है, तो वहाँ से अच्छा है कि पाकिस्तान को इस तरह से भी फ़ायदा हो सकता है। तो होपफुली कि जब ये स्टेडियम तैयार होगा पाकिस्तान की क्रिकेट वहाँ पर कुछ कभी कभी मैच होंगे, उनकी अपनी लीग भी होगी और भी बहुत कुछ होगा, तो इसका फ़ायदा ही होगा क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्रिकेटर्स को इसका फ़ायदा होगा, वहाँ पर मैचेस हुआ करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा रिफॉर्म है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उनको भी रिफॉर्म होना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर में भी उनको भी बेहतर बनना चाहिए। प्रोग्राम को यहीं पर क्लोज करते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।